हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान को F-16 के लिए जो एक ग्रांट उसका अप्रूवल आया है। ग्रांट काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी और अब यूएस ने इसको रिलीज़ करते हैं, वहाँ की कांग्रेस ने इसकी जो है मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ-साथ चाइना और हिंदुस्तान के बीच में डोकलाम का इश्यू तकरीबन ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसको होने को है। लेकिन अब उसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है कि फोर्सेस को शायद अपनी कुछ जगहों पे गालिबन फौरानी पोज़ीशन पे लेके जाने पे दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। काफ़ी अरसे से डायलॉग्स चल रहे थे, मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो कमांडर्स होते हैं। क्या डेवलपमेंट है और इसका फ्यूचर क्या है और इस रीजन पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बात करेंगे और इंडिया के कंसर्न F-16 के हवाले से इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब। सुमीत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान को F-16 के हवाले से मतलब ग्रांट था काफ़ी लंबे टाइम से रुका हुआ था ट्रम्प साहब के जिस वक़्त वो प्रेज़िडेंट थे। अब उन्होंने रिलीज़ कर दिया लेकिन अब ये मतलब खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी उस पे अपने कंसर्न्स शो किए हुए हैं कि ये गलत हुआ है और ये। वजह क्या है? बेसिक रीज़न क्या है इसके पीछे कि हिंदुस्तान हालाँकि हिंदुस्तान ने राफ़ेल खरीदे और एक बहुत बड़ा बजट रखता है अपना डिफेंस का कि मतलब पाकिस्तान तो शायद आइंदा 10 सालों में भी नहीं सोच सकता इतने लंबे बजट का। वो क्या वजूहात क्या रीज़न्स क्या? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो सारा विषय है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। पहले हमें इसकी टेक्निकलिटीज में जाके कंफ्यूजन को समझना पड़ेगा, ये आखिर हुआ क्या, क्या कवायद है। अगर आप देखिए, आपके पास शायद 75 से 80 F-16 आज के डेट में है, जहां तक बिल्कुल, मेरा आइडिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे जहां तक ये पता, मोस्ट ऑफ दम आर ग्राउंडेड, क्योंकि अब जो उनकी कंडीशन है उड़ने के लिए, दे आर नॉट रेटेड सेफ। हुँ, और एक फ्लीट में एक कॉन्सेप्ट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ स्पेयर्स से। अब मैं आपको इंडिया की बात बताऊं, करंट गवर्नमेंट से पहले जो हमारे सुखोई की फ्लीट थी, इसकी अवेलेबिलिटी 55% थी, पब्लिक डोमेन में बात है। अब इसकी अवेलेबिलिटी 95% है। जी, अगर अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाती, मान लीजिए आपके पास 200 जहाज भी, वो 100 रह जाते हैं, जी, या उससे भी कम अवेलेबिलिटी चलेगी तो 200 जहाज घट के 60 रह जाएंगे। जी, अगर 95% अवेलेबिलिटी, तो 200 जहाज 190 आपके कभी भी उड़ सकते हैं। तो जी, अवेलेबिलिटी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। तो आपके F-16 जो थे सही सलामत है, ग्राउंडेड क्यों थी? क्योंकि उनकी टेक्निकल अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो आ गई थी। क्योंकि जी, देखिए, यहाँ अगर हम जहाज की बात करें, इसमें दो तरह का कंपोनेंट लगता है। जी, एक जिसकी कैलेंडर लाइफ होती है, एक जिसकी रनिंग लाइफ होती है। कैलेंडर जी, लाइफ होती कोई ऐसी चीज है, 6 महीने में आपको बदलनी, चलाओ ना चलाओ, बदलेगी ही बदलेगी। जी, सबसे जो सेंसिटिव कैलेंडर लाइफ होता है, वो होता है हेलीकॉप्टर, इसलिए हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। मतलब उसमें अगर आप अपने हैंगर में भी खड़ा करके रखोगे, 6 महीने बाद आपको बदलना ही बदलना वो कंपोनेंट। ओह! ये होता है राइट, इसमें। राइट, राइट, इसमें होता है रनिंग आवर्स। जैसे अगर राइट, हम जैसे हम बात करें, एग्जांपल थोड़ा डिवेट करूंगा। J-17 थंडर में हर 2000 200 या 300 किलोमीटर के बाद आपको उसका इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। 200 या 300 फ्लाइंग आवर्स के बाद ओह! आपका उसका राइट, इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। अब यही तेजस में जाए तो ये 2000 से 3000 है। 2000-3000 फ्लाइंग उसकी के रेंज ज़्यादा है। रेंज, फ्लाइंग आवर्स की रेंज ज्यादा है। तो कई सारी चीजें अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। अब दूसरी बात है, यहाँ देखें, अब F-16 जो आपने लिए थे 1983 में लिए थे, माई मेमोरी सर्विस मी राइट। जी, अब F-16 का एक कॉन्सेप्ट होता है फखर भाई, टेक्निकली EOL, एंड ऑफ लाइफ। लोकहीड मार्टिन कहता है 30 से 40 साल इसकी लाइफ है, तो टेक्निकली 23 में दे आर एंड ऑफ लाइफ बाय लोकहीड मार्टिन। 23 के बाद लोकहीड मार्टिन इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैं ओईएम की दुनिया में रह चुका हूँ। ओईएम इज जी, 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 ऑलरेडी। राइट, और अगर 23 के बाद इसको लोकहीड मार्टिन हाथ लगाता है, तो दुनिया भर में जहां भी कोई F-16 है, उनको उन सबको भी अपग्रेड या उन सबको भी ठीक करना पड़ेगा, तब वो टेक्निकली बाउंड हो जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट विंडो फॉर देम टू डू वट एवर दे वांट टू डू, बिकॉज एंड ऑफ लाइफ जो डिक्लेयर्ड है, उसके बाद कोई भी कंपनी इनको हाथ नहीं लगा सकती। जी, पॉइंट नंबर 3, अभी जो अपग्रेड हो रहा है, अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज में जाए, जो रडार और एवियोनिक्स हो रहा है, जी, रडार सिस्टम और एवियोनिक्स हो रहा है, कोई नया मिसाइल सिस्टम नहीं लग रहा, कोई नया वेपन नहीं लग रहा, सॉफ्टवेयर कुछ अपग्रेड हो रहे हैं इसके। ये जी, तीसरी चीज है, ताकि ये थोड़े सेफ हो जाए। तो जी, ये 3 चीजें आई हैं। अब इसमें हुआ क्या है, अब ये तो रही इसका टेक्निकल एस्पेक्ट। तो बहुत से लोगों को इसका टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता, अपग्रेड क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। बट क्या ये F-16 जो अपग्रेडेड है वाइपर, उसके श्रेणी में आ रहा, नहीं आ रहा। इवन F-16 वाइपर की अगर आप बात करें यूएस में, 80 से 95% फ्लीट अपग्रेडेड F-16 हैव बीन डिस्कार्डेड बाय यूएस एयरफोर्स। आने वाली जो 10-20% फ्लीट बटी, उनको 5 साल में वो डिस्कार्ड करेंगे, ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया है।
तो ये 4 हो गए टेक्निकल पॉइंट। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स में। क्या फखर भाई ये कहना गलत होगा कि अभी जो यूक्रेन में हथियार जा रहे हैं उसको पाकिस्तान के एयर बेसिस से होते हुए जा रहे हैं? एक हथियारों को ट्रांजिट का कॉरिडोर यूएस ने खोल दिया पाकिस्तान के बीच। क्या ये कहना गलत होगा कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है दैट इज सीन क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जबकि इमरान खान अपोजिट थे और वो बीजिंग के क्लोज थे और वो रशिया के थे जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक ये फैक्टर है। दूसरी फैक्टर है, अगर आप अपनी फ्लड्स की परिस्थिति अभी देखें, सबसे ज्यादा एड कहाँ से आ रहा है? चाइना से तो आ नहीं रहा कुछ, सबसे ज्यादा एड भी यूएस से आ रहा है। ठीक है, ये आप दूसरा शिफ्ट देखेंगे उस पॉलिसी में। तीसरी बात क्या है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर हुकूमत वीक होती गई, एक दिन ऐसी ना है कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोटेक्ट भी ना कर पाए। चौथी बात, चाइना को ये दिख गया कि सीपेक जो है वो पानी में डुल गया, पानी के में कितना बचा नहीं बचा, उसी एरिया में सबसे ज्यादा पानी है, फ्लड था। ठीक है, तो चाइना का इंटरेस्ट सीपेक में होगा, सीपेक नहीं होगा तो ग्वादर नहीं चलेगा, वो एक अलग कहानी है, वो एक एंगल और आ जाता है। चाइना का इंटरेस्ट एकदम गिर गया। अब एकदम गिर गया तो जो अमेरिका, उसने ये इंटरेस्ट की विंडो पकड़ ली कि अभी चाइना का इन्फ्लुएंस गिरा, हम इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं। ये कहना गलत होगा क्या कि तहरीक तालिबान के साथ आपका सीज फायर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, खत्म हो चुका, कह रहे कोई सीज फायर नहीं है। ये कहना गलत होगा क्या कि तहरीक तालिबान वाले ये कहते हैं जो ड्रोन उड़ाता आमिन अल जवेरी के लिए आपकी सरजमीन से होता, आपके एयर स्पेस को यूज किया था, इसलिए उन्होंने शायद वो खत्म कर दिया ट्रूस। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी दिनों से कह रही थी हमें अपग्रेड दो। अब अमेरिका ने बोला ठीक है हम तुम्हें अपग्रेड दे रहे हैं। तुम चाहते हो कि भाई हम अपनी तुम्हारी एयर स्पेस ना यूज करें, तो तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, तुम्हें तालिबानियों के आगे जाना पड़ेगा। अमेरिका इज वरीड कि कहीं तालिबान में चाइनीज की एंट्री ना हो जाए। देखो, रशियंस की एंट्री वहां होनी से थी, चाइनीज की एंट्री ना हो जाए, तो चाइनीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका F-16 अपग्रेड किया गया। देखिए, टेररिस्ट के खिलाफ आप F-16 यूज करोगे नहीं, आप F-16 यूज करोगे केवल तालिबान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ। दो ही चीजों में F-16, देखिए जो AK लेके घूम रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या इंडिया या तालिबान। अगर आप तालिबानों के खिलाफ यूज करोगे, तहरीक तालिबान का ट्रूस खत्म हो गया, उनको हवा में चेंज दिख गया, तो अगर आप फिर वो काम करोगे तो उसका रिपरकशन आप पे आता है। अब इंडिया का कंसर्न क्यों आता है? इंडिया का कंसर्न ये आता है, इंडिया सोच रहा था यार ये सारी फ्लीट ग्राउंडेड है, इट इज नॉन फिट टू फ्लाई। अगर आप इसको फ्लाई करते हो तो आप अटमोस्ट रिस्क लेते हो, बट अगर ये हवा में आ जाती कहीं ना कहीं, कुछ हमारी मतलब आपका जो फायर पावर है थोड़ा बढ़ जाता है, राइट? जो अभी आपकी 18th रेट रैंकिंग है एयरफोर्स में, हमारी नंबर 3 है, तो मतलब वो 14-15 पे कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। बट अगर आप इसके साथ ही देखिए, यूएस ने एक फगर भाई टेक्निकल स्टेटमेंट यूज किया था, दिस डज नॉट अपसेट द पावर बैलेंस विद इन द सबकॉन्टिनेंट। इस अपग्रेड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे पावर बैलेंस को अपग्रेड किया जाए, मतलब डीआर किया जाए। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं, जियोपॉलिटिकल गेम प्लान क्या है? जियोपॉलिटिकल गेम प्लान ये भी है फखर भाई, हमने रशिया से तेल लिया, हमने रशिया से कोयला लिया, रशिया नंबर 3 ऑयल सप्लायर, नंबर 3 कोयला सप्लायर, INSST चालू किया ईरान और रशिया से होते हुए, ईरान और रशिया दोनों से होते हुए। अभी अमेरिकनों को लगा यार चलो, और ITU-2 में कॉड अप, अमेरिकनों को लगा इनको भी कैसे थोड़ा बहुत टाइट किया, बैलेंस कर लो, पिन प्रिक डिप्लोमेसी कैसे किया जाए। तो उन्होंने ये बोला चलो जी आप कह ही रहे हो अपग्रेड करना है, तो $450 मिलियन का अपग्रेड करना है। इसमें कहीं एक चीज और वाजे नहीं होती फकर भाई, टेक्निकली जो अपग्रेड का कॉस्ट है, 3 चीजें हैं। अपग्रेड का कॉस्ट 450 मिलियन है या और है, या फिर बोलेंगे नहीं आप 1 बिलियन लगेगा बाकी आप पैसे दो। पॉइंट नंबर 2, अपग्रेड होने के बाद, जब इसमें कोई नया वेपन सिस्टम ये नहीं लग रहा, तो अपग्रेड होने के बाद फ्लीट की लाइफ कितने साल बढ़ती है? मेरे हिसाब से 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि F-16 ऑलरेडी वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, जो अवेलेबिलिटी, ये आपके एयरफोर्स वाले जवाब दे सकते हैं, ये मैं नहीं जवाब दे सकता। जो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्क्वाड्रन है, अभी शायद इसकी 10-20% अवेलेबिलिटी होगी। आफ्टर दिस अपग्रेड विल इट बी 40%, 60%, 80% या 100%? एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट इज योर टारगेट नंबर 1? देखिए, इंडिया से अगर कोई दिक्कत होती तब आप यूज करोगे, जबकि लास्ट टाइम भी अमेरिका ने रिप्रिमांड किया था पाकिस्तान को, आप इंडिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, ये आपको इसलिए नहीं दिया गया। अब आपको ये तालिबानों के खिलाफ यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अपग्रेड हो चुका, तो आप अपग्रेड यूज करोगे नहीं करोगे, ये एक बहुत टेक्निकल मतलब दुविधा में आप फंस गए। एक लास्ट टेक्निकल पॉइंट है इसमें, तो ये सारे हमारे टेक्निकल पॉइंट हो गए। अब एक बहुत बड़ी चीज आती है कि ये हमने अपग्रेड भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पर अगर इसमें फायर पावर नहीं बढ़ता, कोई नया मिसाइल सिस्टम नहीं लगता, so how is this F-16 comparable to a US F-16 which is still in the air? And is it worth to spend or to take a aid of $250 million, जो अगेन Lockheed Martin को मिलेंगे?
दैट जी। इज अ क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आंसर। अच्छा सुमित जी, ये सारी चीज़ों के बावजूद मेरा एक मतलब जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इंडिया का कंसर्न क्यों है फिर ये सारी चीज़ों के बावजूद? यकीनन आप टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हैं तो इंडियन एयर फोर्स में जो लोग बैठे होंगे या फिर गवर्नमेंट के पास उनके बहुत बड़े-बड़े एडवाइज़र्स बैठे होंगे। तो सर उनको क्यों ये परेशानी है कि मतलब आप लोगों ने राफेल खरीदे, ठीक है? फ्रांस जाने और वो आपको राफेल 100 दे दे, 200 दे दे, 1000 दे जी सकते हैं, आप पैसे दे रहे हैं उनको, आप फ्री तो वो दे नहीं रहे। जी तो फिर क्यों ये मतलब कि अगर ये टेक्निकली इतने वीक है लेट्स सपोज जी ये वाले जहाज, तो फिर तो इंडिया को कहते हैं यार बस ठीक है क्योंकि आप लोगों के जो एक जहाज है मिग 29 गालिबन, हम्म उसके हवाले से मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ या फिर कुछ और टेक्निकल जो इन चीजों को समझते हैं जेट फाइटर्स को, वो कहते हैं कि यार ये तो मतलब हवा में चलने वाले कॉफन्स हैं, मतलब इसी तरीके से चलते हैं। तो फिर तो इंडिया को खुश होना चाहिए कि इनके पास चलो JF-17 थंडर भी इतना पावरफुल नहीं है और ये भी इनके पास एक बड़ा बैकवर्ड किस्म का सिस्टम है, फिर तो उनको कोई कंसर्न क्यों है फिर? जी, ये आपने अच्छे सवाल पूछे। देखिए ऐसी चीज जो थी वो मिग 29 मिग 21 पे बोलते थे, 29 पे नहीं सॉरी बोलते। 20 सॉरी 21 आपकी बात 21 वो है। यस, अपग्रेड हो सॉरी गए, सॉरी। बेसन हो गए। देखिए अगर आप 21 की भी कहानी देखें, उनकी भी लाइफ 40-50 साल थी, हमने उनको अपग्रेड करा के और खींचा। बट ओके। अगेन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ओपन मीडिया में बात है, वो इतने रिलायबल मशीन्स नहीं है, ये हम सबको पता। और हमने अब अनाउंस भी किया कितने साल में इसको फेज आउट करें। अभी हमने अनाउंस किया कि इतने टाइम में हम इसको फेज आउट कर रहे खत्म हो हैं। जाएंगे। हाँ, ये अनाउंस कर दिया। देखिए अपग्रेड के बाद भी फखर भाई 2 4 5 साल लाइफ बढ़ती, इससे ज्यादा लाइफ नहीं बढ़ती इन चीजों की, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बदल गया। अब एग्जैक्टली। राफेल से कितना भी अपग्रेड आप 21 को करें, वो राफेल के आधा भी नहीं होगा। ये भी एक टेक्निकल नहीं रीजन होगा, है, नहीं राइट? होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने दूसरी बात, अब हमारा एतराज मोर नॉट फ्रॉम टेक्निकल साइड बट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल साइड है। जी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था विल स्टॉप ऑल मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। अब 2021 में 22 में ये यू टर्न लिया है अमेरिका ने, ये यू टर्न लिया है। एग्जैक्टली। तो इससे बहुत ज्यादा आर्म्स या आर्म्स बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मेरी रेटिंग नहीं, WDMMM की रेटिंग है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग देता, उसकी अपनी रैंकिंग देखिए, इंडिया की रैंकिंग देखिए, एक या दो पायदान अगर पाकिस्तान ऊपर भी चढ़ता, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट एट ऑल, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बट हमें एतराज है भाई, आप हमारे साथ क्वाड में मेंबर हो, आप I2U2 में हमारे साथ मेंबर हो, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हम सब आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम हैं। और हम यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। हमने UN की बात करें, कहीं की भी बात करें, IMF की बात करें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बात करें, कहीं पे भी बात करें, आपकी कारखाने यहाँ आ रहे हैं, पर आप ये चीज क्यों कर रहे हैं? बट इसीलिए मैंने टेक्निकली आपको रीजन भी बता, देखिए हमने थोड़ा एतराज किया, बहुत ज्यादा नहीं किया। अगर हम चाहते तो इस अपग्रेड को रुका सकते थे, बट हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जो कुछ मतलब हमें भी इधर उधर से थोड़ा बहुत जी पता जी। लग जाता है, जी जी। तो इसका पूरा एनालिसिस किया फकर भाई, तो ये लगा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इसीलिए आई एग्री टू अमेरिकन स्टेटमेंट, इससे कोई बहुत ज्यादा पावर बैलेंस चेंज नहीं होता है। हम्म। बट बट आप एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुनिया को समझनी पड़ेगी। अगर आपकी देखिए अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, जी बिल्कुल। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। F-16 आएगा या राफेल बिल्कुल आएगा, ठीक। सब बराबर है, या 21 बिल्कुल है, ठीक। सब बराबर। एग्जैक्टली। बट अगर कल को ये स्ट्रांग हो गए तालिबान वाले, तहरीक तालिबान इन्हीं का पार्ट है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाए, उस सिचुएशन को भी रोकना है। अगर वो बन गया तो न्यूक्लियर हथियार किसके हाथ लग जाएगा? जी जी। इतना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रांग करना कि ताकि वो अपने मफादात को, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को प्रोटेक्ट कर सके। जी अगर इतनी वीक रही कि कल को वो मतलब ना आ गए, देखिए व्हाट इज योर डोमिनेशन ओवर अफगानिस्तान इज फायर पावर, एयर पावर। क्योंकि जी। देखिए लड़ाई में तो वो कोई किसी से कम नहीं है, अगर मैन टू मैन जी लड़ाई में वो कम नहीं है। बाकी तोपों में आपका एडवांटेज है, पर वो उनसे वहां जाके लड़ना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं लड़ पाया आज तक। जी। आपके पास एक ही एडवांटेज है, दैट इज एयर पावर। उस एयर पावर को वेस्ट और अमेरिका इतना भी नहीं गिराना चाहता ताकि आप उस थ्रेट को भी नहीं संभाल पाए। अगर 80% थ्रेट आप बैलेंस वहां करो तो 20% इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आ रहा है, जिसका इंडिया ने विरोध किया और बोला भाई आप तो ये अलाइज हो। पर इंडिया भी समझता है, इंडिया भी ये बात समझता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट को इतना वीक किया जाए कि तालिबानी ही कल चल के आ जाए, तो ये बात भी नहीं हो सकती। जी। न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी अच्छा सुमित जी, एक चीज़ और है कि मतलब ये वाली बात बिल्कुल आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो एक हाई लेवल पे है, इस पे कोई डाउट मेरे ख्याल ना मुझे और ना मेरे ख्याल हमारी पाकिस्तान की है। गवर्नमेंट को ना पाकिस्तान की फौज को है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, आप लोगों का रशिया के साथ भी ताल्लुक है, आप S-400 वहाँ से ले रहे हैं। स्ट्रेटेजिक अलाय आपका इस वक़्त अमेरिका है, रशिया किसी हद तक शायद उससे कम हुआ है लेकिन है। तो
सर ये वाला मतलब जो आप लोग कह रहे हैं कि भई हम ये रुकवा सकते थे या कंसर्न्स हैं हमारे। तो सर ये उस हिसाब से फिर गलत नहीं हुए? क्योंकि हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका को भी तो अपना इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि वो सुपर पावर तब है, वो अगर कहेगा कि चलो जी हमने हिंदुस्तान को कर लिया, हिंदुस्तान के साथ आप लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, प्रेज़िडेंट ने कॉल भी की, विज़िट्स भी किए, मोदी जी भी जाते हैं, उनके साथ मुलाकातें होती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान एक्सक्लूड हो सकता है या उसका कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ हो सकता है? अगर ऐसा होता तो अमेरिका तो फिर अफगानिस्तान को जैसे डील करता है 10 अरब डॉलर उनके फंसा के रखे हुए 1 साल हो गया, चुप करके बैठे हुए बस वो भी और वो भी। तो ऐसा मतलब है, आपको लगता है? नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका कि आप लोगों के ताल्लुकात सबके साथ हैं। जी, रशिया से भी आप वेपन जी, खरीदते हैं, अमेरिका से भी आप लेते हैं जी, और दूसरी तरफ अगर मतलब ये एतराज़ अमेरिका भी उठाता रहा है ना आप लोगों के S-400 सिस्टम के ऊपर। अब ये एतराज़ आप पाकिस्तान के खिलाफ उठा रहे हैं कि भई आप पाकिस्तान को क्यों कुछ कुछ दे रहे हैं। तो दुनिया में तो सर हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, जिस तरह हिंदुस्तान देखता है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह रशिया देखता है, अमेरिका देखता है, पाकिस्तान शायद उस लेवल पे नहीं देखता, लेकिन चले किसी हद तक देखता है। और अमेरिका की किसी न किसी हद तक मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखेगा, उसको कट ऑफ नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने यही बोला। मैंने आपको विद टेक्निकल, जियोपॉलिटिकल और सारे रीज़न्स लाइन बाय लाइन बयान इसलिए किया फ़खर भाई, क्योंकि देखिए मैं किसी भी डिबेट में अपना पर्सपेक्टिव नहीं लाता। मेरा बिल्कुल, पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लॉजिकल प्रोसेस कि क्यों है? एग्ज़ैक्टली। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज़ लॉजिकल रीज़न्स फॉर दैट। नहीं तो देखिए फिर तो मैं बोल दूँ यार वो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए अपग्रेड कर दिया। एक उसपे टीआरपी बहुत आएगा अगर मैं बोल दूँ इमरान नहीं, इमरान सही खान को है। नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने अपग्रेड कर दिया। देखिए ये भी बोल सकता हूँ बट एक हुँ, लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज है जो हमारे दर्शक है उन्हें समझ आता है सच क्या है झूठ बिल्कुल। क्या है और वो सारी चीजें वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए फखर भाई अगर लास्ट टाइम अभिनंदन के अगेंस्ट F-16 नहीं यूज किया होता, अमेरिका ने आपको रिप्रिमांड नहीं किया होता, तो तब ये मसला नहीं था। बट अभी टेक्निकली स्पीकिंग हमें इतराज तो जाहिर करना था। वी हैड टू रेज इतराज तो हमें जी, अपना करना था जाहिर। हमें जब S-200 मिला यूएस ने भी इतराज जाहिर किया और आपने और हमने बात की। मैंने आपको एग्ज़ैक्टली हमने की थी मैंने बिल्कुल, कहा मैं कहा ये बिल्कुल। कॉस्मेटिक है, देखिए वो पॉलिटिक्स है, डेमो उन्हें बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल चुप लगाए, वैसे हमें बोलना पड़ेगा बट टेक्निकली इट्स नॉट सच अ बिग थ्रेट और इससे कोई हुँ, पावर इक्वेशन अब बैलेंस नहीं होती। तभी मैंने आपको फखर भाई कहा अगर ऐसी चीज होती जिससे पावर इक्वेशन अपसेट हो जाती, तो इसको रुकवा भी सकते थे। अभी हम बोल रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने हमारे S-400 पे एतराज किया, बोला S-400 भी आ गया। रुकवाया नहीं, हाँ, रुकवाया नहीं, रुकवाया रुकवाया नहीं। नहीं, देखिए 2 चीज़ रुकवाया होती है, नहीं। एक बोलना और एक जी, जी, रुकवाना, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ में सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स की एक ज़रूरत होती है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स की बिल्कुल। ज़रूरत होती है। पर अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो इससे कोई थर्ड परसेप्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता बट हाँ, हुँ, आपकी एयर फोर्स को इतना स्ट्रेंथन करता है ताकि अगर तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान से एक बड़ा चैलेंज आए, आप उसको हैंडल कर पाओ क्योंकि हमें एक चीज़ और यहाँ बजट करनी है। कल को अगर चाइना ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तब आपके लिए जो क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम है एकदम बढ़ जाएगी। अगर हुँ, आप बोलेंगे आप ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा अराकान्स आर्मी का। ये अराकान्स आर्मी 10,000 स्ट्रॉन्ग मिलिशिया है म्यांमार बॉर्डर पे जो हमसे लगता है रक्सेना प्रोविंस में। जी, अगर भाई इतने स्ट्रॉन्ग है वो म्यांमार का स्पेशल फोर्स वहाँ गया था पीछे। जी, वो लिबरेट नहीं कर पाया, उनके कमांडर को मारा और उसका वीडियो अपलोड किया। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, लेटेस्ट चाइनीज मशीनरी और 99.9% फंडेड बाय सीसीपी ऑफ चाइना है। कभी उसपे भी शो करेंगे अराकान आर्मी में, काफी नेशनल ज़रूर। पे कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे ऐसी कोई घटना चाइना ना कर पाए, इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स का एक पावर एज होना जरूरी है, जो तालिबान या एस चाइना को भी पता लगे नहीं आप यहाँ ये सब नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना ओके। के इरादे कहाँ जाए, देखिए अभी जो फ्लड आई है, चाइना तो गायब है, गायब। अचानक आए बे इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी चाइना जो आप हम गाली दे, कुछ भी बोले अमेरिकन्स को, सबसे ज़्यादा एड तो अमेरिका ही भेज रहा है। चलिए आपको इंडिया से नहीं लेना अलग बात है, पर अमेरिका तो भेज रहा है ना, अमेरिका सर मतलब धड़ाधड़ भेजा है और अमेरिका ने इससे पहले भी जब 2008 का अर्थक्वेक आया था, तो उसमें उन्होंने अपने काबुल के अंदर उनके चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे और यकीन करें वो ऐसे मतलब यहाँ उड़ते थे जिस तरह आप लोग के यहाँ तो मुझे नहीं पता लेकिन चिंचियाँ यहाँ होती है, रिक्शे की तरह की एक सवारी है यहाँ पे, पाकिस्तान में होती है, बाइक्स की बने बनाई होती है, गालिबन बांग्लादेश में है आई थिंक सो। तो वो उसकी तरह यकीन करें वो मतलब चलाए जाते थे खैबर पुख्तनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और ये मतलब मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे हमें नज़र आते थे और नो डाउट कि उन्होंने बड़ा हेल्प किया। ये अलग बात है कि हमने एक मेंटालिटी ये बना ली कि अगर उनको बुरा-भला नहीं कहेंगे तो फिर हमारा चूरन नहीं बिकेगा। हालाँकि आज भी वो खड़े हैं
उन्होंने वो देखिए हर तरह की मदद दी है सर, हर तरह की। आप पैसे भी दिए और बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं। अब देखिए ये चाइना की स्ट्रैटेजी आपको श्रीलंका में भी ये दिख रही है, पाकिस्तान में, और ये आपको याद हो फ़खर भाई, मैंने आपको करीब 2-3 महीने पहले ये प्रेडिक्ट कर चुका था। मैंने कहा याद अगर है मुझे। भगवान ना करे ऐसा होगा, ये जिस दिन बिल्कुल वही श्रीलंका का मसला हुआ था, उस पे आपने मैंने मेरे शो बोला पे ये बिल्कुल बिल्कुल ये यही बात करी थी। करेंगे, आप देखिएगा ये गायब हो जाएँगे सीन से बिल्कुल। तो और मैं आपको बिल्कुल। बताऊँ सच में, आज आपको F-16 अपग्रेड हो रहा है ना, भारत से ज़्यादा तकलीफ चाइना को हो रही होगी। सच बता लाज़मी बात है, नहीं ये आपकी बात दुरुस्त है। ये आपकी बात इसलिए सही है क्योंकि पाकिस्तान चले जैसा भी है, लेकिन उनका वेपन तो खरीदता है ना, उनके हुँ, हेलीकॉप्टर, उनके जो है जेट फाइटर्स और ये सारी चीज़। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ इस वक़्त जो डिसएंगेजमेंट के हवाले से है, जी। तो ये मतलब कहाँ-कहाँ पे हुआ है और वाक़ई ये मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग जो प्रोसेस तो एक बहुत लेंथी रहा है, लेकिन क्या ये अब रहेगा, कायम रहेगा या फिर कुछ गलवान जैसी या फिर मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो हुई थी, दोबारा भी हो सकती है? देखिए फ़खर भाई, एक टाइम था कि इंडिया का चाइना पॉलिसी बहुत नरम थी। मतलब आप 62 की बात करें या जी। जबकि 67 में हमने उनको अच्छा जवाब दिया था, 62 की बात करें, उसके बाद हमने, मैं सच बताऊँ आपको, 8 साल पहले जब तक मोदी जी नहीं आए ना हमने सड़कें वहाँ बनाई, ना हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया था। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर ए के एंथनी साहब, ये पब्लिक में स्टेटमेंट है, मैं कोई अपना नहीं कह रहा है, टीवी में था, बोला नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज़ द बेस्ट डिफेंस टू चाइना। वहाँ सड़क मत बनाओ, बेस्ट हुँ, डिफेंस है। जब मोदी जी आए, एक होता था हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें अगर आपको बॉर्डर में रोड बनानी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको वो देगा ना अप्रूवल। परमिशन, कि अगर वहाँ 10 दरख्त कटेंगे, 4 बंदरों के हैबिटेट हटेंगे, 4 गिरैलियों के घोंसले हटेंगे, वो हटाए या नहीं हटाए, सड़क बनाना ज़रूरी नहीं था, पर अप्रूवल उनका लेना ज़बरदस्त, ज़रूरी था। ये होता ज़बरदस्त, था, ये होता था, ठीक है? ज़बरदस्त। और ये पब्लिक डोमेन में बात है, कोई आपको अंदर की बात नहीं बता रहा है। बिल्कुल जब ठीक। से ये आए, तब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। आप तो जानते ही होंगे, हमने 30 साल तक होवित्ज़र गन नहीं ली थी। नहीं ले पाए, ओह! एक के बाद स्कैम हुआ। आज अपाची, चिनूक, एस-400, राफेल, होवित्ज़र, M-77, किस हथियार का मैं आपको लिस्ट बनाऊँ? इस सब की प्रोक्योरमेंट हुई पिछले 8 साल में, एक स्कैंड, एक आरोप तक नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? ज़बरदस्त। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाई, ये बनाई। अब चाइना जब देखिए कोविड का, देखिए चाइना की मेंटालिटी समझिए, कोविड पीक में था, हमारे यहाँ आबादी बढ़ी है। हमारे कुछ लोग ये भी कह रहे थे 50 मिलियन लोग मरेंगे, कोई कहता 100 मिलियन लोग मरेंगे, ऐसे बहुत थे ऐसे जी, डूम्सडे प्रोफेसर्स। उन्होंने कहा अभी यार इंडिया अभी थोड़ा गिरा हुआ बिकॉज़ आबादी ज़्यादा, अभी उन्होंने वो अपनी हकामत कर दी। अब जो एलएसी है, एलएसी में फ़खर भाई, ये एलएसी है तो बीच में ये बफर ज़ोन्स है, इधर और इधर। आर्मी यहाँ रहती है यहाँ, इन्होंने क्या किया, अपने बफर ज़ोन में आगे चल गए। हमारी तरफ नहीं आए, ना हमारे बफर ज़ोन में, अपने बफर ज़ोन में आ गए। जी। ये आए तो हमें भी आना पड़ा। अब ये एक चीज़ देख रहे थे फ़खर भाई, ये देख रहे थे भारत आ तो गया, टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा? अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? ये सट्टा लगा के बैठे थे, कोविड भारत को खत्म करेगा, हम ज़मीन ले लेंगे। मतलब इनका गेम सही, प्लान ये था। सही। अब हम सामने खड़े हुए, फिर हमने अपनी जो हथियार है, असला है, बारूद है, सड़क है, ये बनाते गए। चाइनीज़ की कैलकुलेशन थी, कोविड भारत पे हावी हो जाएगा, फिर हम भारत की गवर्नमेंट बोलेगी, देखो जी हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने फोर्सेस विथड्रॉ कर रहे हैं, अब आप बात करो। पहले उन्होंने 1-2 बार ऐसी कोशिश भी की थी, आप फोर्सेस विथड्रॉ करो, हम बात, हमने को कोई विथड्रॉ नहीं कर रहे। तुम 500 मीटर दूर हो सेंटर पॉइंट से, हम भी 500 मीटर दूर है सेंटर पॉइंट से, मेरा डिप्लॉयमेंट से हम कई बार बात कर चुके हैं। और यही नहीं, हमने अपना आर्मी और आर्सेनल बढ़ाया, हमने अपनी इकोनॉमी संभाली, कोविड को मैनेज किया, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ठीक है? हमारी आबादी अब 2.2% है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल, राइट? इस सब को चीज़ को देखते हुए चाइना ने हमें 2 साल जाँचा, परखा और खूब टटोला। हुँ, 2 साल बाद अब उनको लगा कि नहीं यार ये हटने वाले नहीं हैं। ये हटेंगे नहीं, ये डरेंगे नहीं। और आपको याद होगा कैलाश रेंज में तो हमने 24 घंटे में कैलाश रेंज डोमिनेट की थी हमारे माउंटेन कोर ने, और पूरा तभी पैंगोंग त्सो से चाइना फटाफट हटा। उन्हें सरप्राइज़ जी, भी दिया। ये बताया कि वल्नरेबिलिटी हमारे साइड नहीं है, तुम्हारे साइड भी है। अगर हमारी 5 है, तुम्हारी 6 होंगी या 4 होंगी। ऐसा नहीं कि तुम 0 और हम 5 पे बैठे, ऐसा नहीं है। उसके बाद पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट और 5 पॉइंट है। पैंगोंग त्सो की हम बात करें, डेप्सांग, दिमचुक, पीपी जिसे हम कहते हैं पीपी 17A और पीपी 15। अब ये जो पैंगोंग त्सो पहले हो चुका, फिर और दूसरा आता है पीपी 17A जिसे हम कहते हैं गोगरा पोस्ट, वो लास्ट जी, ईयर हो चुका। जी, राइट, ये है हॉट स्प्रिंग्स जिसे हम मोटा-मोटा जिसे पीपी 15 को कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। जी, ये हो गया। अब 2 जगह प्रॉब्लम है, एक एक ऊपर डेप्सांग पे और नीचे दिमचुक पे। 5 में से 3 पॉइंट रिज़ॉल्व हो गए, 2 पे प्रॉब्लम अभी भी जी, है, और अभी जी, एससीओ समिट हो रहा है। आपको ये भी पता होगा फ़ाखिर भाई, पीछे पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग हुई
और जब वो एक सीक्रेट मीटिंग होती है 15 दिन की, और जब मीटिंग खत्म हुई तो वो जो है हमारे जी जिनपिंग और दूसरा उसका डिप्टी, वो सिर्फ इकोनॉमी 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 की बात करे, चाहे हालत खस्ता हाल है, अमेरिका का आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और आप भारत से भी पीछे जा रहे हो। पोलिट ब्यूरो की कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 20 अक्टूबर को, जहां ये डिसाइड डिटरमाइन होगा जी को तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ एससीओ हो रहा है, चाइना की इकोनॉमी की हालत हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट फिगर्स नंबर्स। अब उन्हें ये लगता है कि यार अब हमें मिला क्या? अब देखिए मिला तो कुछ नहीं। What have you gained? अगर आपने ये पोस्चरिंग की, ये स्ट्रेटजी की, you have not gained anything, right? अब एससीओ में उन्हें हमसे ट्रेड चाहिए, और डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ फॉरेनर्स मीटिंग में, बिलावल भुट्टो साहब भी थे वहां, एक चीज आपको याद होगा, दो चीजें बोली थी। बोली म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये सेड, और बोला द हेल्थ ऑफ द ट्रेड विल बी एज गुड एज द हेल्थ ऑफ द बॉर्डर। ये क्लियर कर दिया था। ये दो पॉइंटेड स्टेटमेंट है पूरे में से जो मैंने देखा। अब एससीओ में अब की बार पहली बार जी जिनपिंग बाहर जा रहे हैं, करेक्ट? 2 साल से गए नहीं। वो चाहेंगे मोदी जी से बायलैटरल हो या मोदी जी पुतिन और जी जिनपिंग का ट्राइलैटरल हो, ये भी कोशिश करेंगे, पर उसके लिए आपको यहां से जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ये पोजीशन छोड़ी है फगर भाई, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली सस्टेन दिस पोजीशन। आप 2 साल से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इसलिए आप इस पोजीशन से वापस जा रहे हो। तो ये सारी बात ये, जबकि अभी कोई फॉर्मल उनका रिक्वेस्ट नहीं आया एससीओ में मीटिंग के लिए, बट ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। तो ये चीज है। बाकी एक और चीज आपको बताओ, चाइनीज पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। अगर आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, इस पे अलग से शो करेंगे, वी हैव स्ट्रेंथन और अरुणाचल का पूरा बॉर्डर जो है, देखिए ऊपर लद्दाख के बाद नीचे अरुणाचल में लगता है। अरुणाचल में हमने टोटल रिवैम्प कर दिया अपना बॉर्डर, टोटल रिवैम्प कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। कल परसों में नेशनल डीबीओ डिबेट में था, टोटल रिवैम्प कर दिया, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं कि यहाँ ये सुधर जाएगी, यहाँ 5 मिनट खोल देंगे, किसी और जगह से भी कर सकते हैं, 5 मिनट खोल देंगे। इसीलिए जब हम पीछे ये कर रहे थे, हमने लद्दाख की स्ट्रेंथ नहीं किया, हमने पूरा अरुणाचल साइड का बॉर्डर रिवैम्प कर दिया, क्योंकि बीच में नेपाल आता है, लद्दाख रीजन के नीचे फिर नेपाल आता है, फिर अरुणाचल आता है, ये वाला सिस्टम हमने इसको पूरा रिवैम्प कर दिया। और जो हमारा उत्तराखंड वगैरह में भी बॉर्डर लगता है, इसको भी अब रिवैम्प करें। पहले हमने अरुणाचल रिवैम्प किया, उत्तराखंड में भी रिवैम्प कर रहे हैं। तो फखर भाई कहते हैं ना कि हमारी तैयारी और कोशिश पूरी है। वी आर होपिंग फॉर द पीस बट कीपिंग अवर गन पाउडर ड्राई। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और लगता है ऐसे है कि अब आइंदा के लिए, क्योंकि 2-3 सालों से ये मसला चल रहा था हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। कुछ ना कुछ निकल आता है ऐसे, जिस तरह गलवान में हुआ या फिर ताइवान में हुआ या यूक्रेन में हो रहा है, तो कोई पता नहीं होता कि मतलब अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में क्या चीजें हो सकती है। लेकिन थैंक यू वेरी मच सुमित साहब फॉर योर टाइम, कि आपने अपना टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।